हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ओके। और आज मुझे अपनी एक सच्चाई बतानी है। सच्चाई ये है कि मैथ के साथ साथ मैंने फिजिक्स को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और ये सच्चाई थी। और आज जो मैं फिजिक्स शुरुआत कर रहा हूँ वो है क्लास 10th का चैप्टर 1 है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। और ऐसा नहीं कि वर्क केवल आपको क्लास 10th में ही देखने को मिलेगा, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में भी है, 7th है, 6th है, 8th में भी है। ठीक है। मैंने इसी चैप्टर से ही शुरुआत क्यों की? क्योंकि वर्क वर्क हम सभी लोग करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ठीक है। तो वर्क को प्राथमिकता देते हुए आज मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी वर्क की। ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क की यूनिट क्या क्या होती हैं, ठीक है, और एक यूनिट कैसे दूसरी यूनिट से रिलेट करती है, और ढेर सारी बातें करेंगे। और मैं पूरा प्रयास करूंगा, प्रॉमिस, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता सकूं। ठीक है। मेरा ये प्रयास आखिरी दम तक रहेगा। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि ये प्रयास जो है आपके दिल दिमाग तक छप जाए, उतर जाए। ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस में। मैं हूं शशिकांत पाठक। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे आप फॉर्मूले से हम शुरुआत करते हैं। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जब भी आप कहीं देखेंगे तो लिखा रहता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 10th के हिसाब से बता रहा हूं। वैसे तो इसके बारे में जब आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप इस पढ़ी हुई चीज को थोड़ा सा गलत फील करेंगे। ठीक है। गलत फील इसलिए करेंगे क्योंकि आप इससे आगे और अच्छी पढ़ाई आप कर सकेंगे। ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एफ से। तो हमारा जो वर्क का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? एफ इंटू एस बनता है। ठीक है, इतनी बात हो गई, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम बात करें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में हम अगर वर्क को दिखाएं तो फोर्स दिखाया जाता है न्यूटन में। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक मेजरिंग डिस्टेंस की तरीके से है, जिसको हम दिखाते हैं मीटर से। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, इसको हमने लिखा न्यूटन इंटू मीटर। और इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को लिखा जाता है जूल, JULE, और इसका सिंबल होता है जे होता है। तो एसआई यूनिट क्या है वर्क की? न्यूटन इंटू मीटर, और इसी का जो सिंबल होता है न्यूटन इंटू मीटर के प्रोडक्ट को क्या बोल दिया जाता है? जूल, और इसका सिंबल होता है जी होता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एसआई यूनिट। अब अगर हम बात करें इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस, तो सीजीएस में हम वर्क डब्ल्यू यानी कि वर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। तो जो फोर्स होता है वो किस में दिखाया जाता है? डाइन में, DYNE, डाइन। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो दिखाया जाता है आपका सेंटीमीटर में। तो इसका आप अगर इसको लिखोगे डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है। अब डाइन इंटू सेंटीमीटर, जैसे न्यूटन इंटू मीटर को आपने क्या बोला था? जूल बोला था। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर को आप क्या बोलेंगे? अर्ग, ERG। ये हो गया। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया? आपका अर्ग हो गया। ठीक है। और अगर आप और थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करिए तो 1 जूल जो होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर आप कह सकते हो। अच्छा, कभी कभार पेपर में क्या आता है? डेफिनेशन आती है, डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या आप बनाओगे? डिफाइन 1 जूल की डेफिनेशन क्या बनाओगे कि जूल जिन दो लोगों के ऊपर डिपेंड है, न्यूटन को आप 1 कर दो, डिस्प्लेसमेंट को आप 1 कर दो, तो 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 न्यूटन इंटू मीटर। 1 न्यूटन इंटू मीटर को आप 1 जूल बोल दोगे। यानी कि जब आप यूनिट जूल को दिखा रहे हैं तो वो यूनिट जूल जिन दो लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप उन दोनों को 1 1 कर दिए तो आपका 1 जूल आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 1 जूल जो है 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। ठीक। अब यहां जो होता है 1 न्यूटन जो होता है, यानी 1 न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर आपका होता है 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर। ठीक। अच्छा, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 100। तो यानी 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 2, तो दोनों पावर ऐड हो गई। तो 10 की पावर 7 क्या हो गया? डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब कुछ देर पहले आपने डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोला था? अर्ग बोला था। तो 10 टू दी पावर 7 क्या हो गया? अर्ग।
तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁻7 अर्ग। ये एक तरीके से जूल और अर्ग के बीच में क्या है एक रिलेशन है। कभी कभार पूछ लेते हैं 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, आगे चलते हैं, एक मिनट। अब कभी कभार क्या होता है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो गया। आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी आपका इस डायरेक्शन में हो गया। तो आपको अगर वर्क काउंट करना है तो हमने बताया कि फोर्स जो है वो आपका 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जो आपका हुआ वो ये 2 मीटर है। तो आप कहोगे वर्क कितना है, तो फॉर्मूला आप लगाओगे W इज इक्वल टू क्या F इंटू एस। एफ की वैल्यू कितनी आप रखोगे 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितनी रखो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी रखोगे 2 मीटर। तो कितना हो गया 20 न्यूटन इंटू मीटर। ये आ रहा है W की वैल्यू, तो W की वैल्यू 20 न्यूटन इंटू मीटर, तो आप इसको बोलोगे 20 जूल का हो गया। ठीक, ये हुआ। अच्छा, एक केस है थोड़ा सा स्पेशल केस है, ये तो फर्स्ट केस था, ये आपका फर्स्ट केस था। कब? जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या थे, दोनों सेम लाइन पे। तो यहां कह सकते हो कि जब आपका फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम लाइन पे है। ठीक, एक तो ये कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन क्या बनी, दूसरी कंडीशन, अगर मान लो मैंने ये कहा कि यहां पर जैसे आपका सन है, इसके चारों तरफ आपकी जो अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट करती है। अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रोटेशन करती है। ठीक है, तो ये सन है और सन की ग्रेविटी से अर्थ क्या कर रही है, इस तरीके से बंधी हुई है। यानी सन इसके ऊपर हर समय एक फोर्स क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, जो अपनी तरफ उसको खींच रहा है। तो अर्थ हमारी अपने इस पाथ पर पूरा क्या करी, राउंड लगा रही। मान लिया, एक एग्जांपल कर लिया कि सन इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, मान लो एक्स फोर्स आपका अप्लाई कर रहा है। ठीक, अब अगर हमने कहा कि अर्थ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अर्थ का डिस्प्लेसमेंट, अर्थ अगर यहां से चली फिर यहीं आके खड़ी हो गई, यानी जो अर्थ का इनिशियल पॉइंट था वही उसका फाइनल पॉइंट बन गया। या आप कह सकते हो जो अर्थ का फाइनल पॉइंट था वही क्या बन गया, उसका इनिशियल पॉइंट बन गया। तो आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या डेफिनेशन पढ़ रखी है कि अगर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक सर्कुलर ट्रैक पर अगर एक व्यक्ति चल करके अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ जाता है तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। बिकॉज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो जो इनिशियल थी वही फाइनल बन गई, तो यानी जहां पर खड़ा तो वहीं पर आ गया, तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ऐसे केस में आप कहोगे अर्थ ने पूरा रोटेशन किया, अर्थ ने पूरा रोटेशन किया और वो आकर के वो उसी जगह पर क्या हो गई, खड़ी हो गई, तो आप इस पे कहोगे डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब अगर वर्क का फॉर्मूला पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या, F इंटू एस। अब F की वैल्यू आप x न्यूटन जितने भी हो, फोर्स से अर्थ सन इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो कुछ भी न्यूटन का हो, लेकिन जब आपका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब जो सन है वो अर्थ पर क्या कर रहा है, जीरो वर्क कर रहा है। ठीक, या हम ये कह सकते हैं अर्थ क्या कर रही है, जीरो वर्क कर रही है। ठीक, ये बात बेटा कुछ हद तक सही है, जब तक आप इसके आगे वाली कंडीशन आप नहीं पढ़ लेते तब तक आप इसको सत्य मान लेंगे आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे तब आप ये कहेंगे कि हाँ हो, इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि जो बातें हमने पीछे पढ़ी थी वो बातें पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या कहता है, आगे अगर हम इसके चलेंगे तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वो अगर पूरा फॉर्मूला उसका देखोगे तो केवल W इज इक्वल टू F इंटू एस तक ही नहीं है। वर्क का पूरा फॉर्मूला जो आपको बताया जाएगा या आपकी बुक में होगा, F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये वर्क का पूरा फॉर्मूला है। अब इसका मतलब क्या है, ये आया क्यों और इसका कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक, अब अगर एक बात बताओ, इसको फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो, जैसे मान लो यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ए है, आपने इस पर एक फोर्स लगाया, ठीक है, सपोज दैट उस फोर्स का नाम F है, और वो ऑब्जेक्ट यहां क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है।
तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दो लाइंस एक दूसरे को जहां जिस वर्टिसेस पे क्या करती मीट करती वहीं पर एक एंगल बन जाता है। तो यहाँ पर एंगल बना जिसका नाम हमने दिया थीटा। यानी फोर्स आप ऊपर से लगा रहे हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। फोर्स इस तरफ, ऑब्जेक्ट इस तरफ। तो दोनों यानी फोर्स वाली जो लाइन है और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, इसके बीच में क्या क्रिएट हुआ, एक एंगल क्रिएट हुआ। तब आप कहोगे यहां से वर्क कितना होगा, तो W का फॉर्मूला क्या लिखोगे, यहां से जो भी F जितने न्यूटन का फोर्स होगा आप उसको रखोगे, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वैल्यू रखोगे, और इनके बीच में जो एंगल है यानी कॉस ऑफ थीटा तो उसको आप रखोगे, कैलकुलेट करोगे, तब ये वर्क का एक कंप्लीट फॉर्मूला बनता है। ठीक है। अब दूसरी चीज है, जैसे मान लीजिए हमने एक तो ये कंडीशन बनाई, दूसरी कंडीशन है, अब अगर मैं आपको इसमें सिचुएशन दिखाऊं, सिचुएशन नंबर एक, मान लीजिए कि यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगा के खींच रहे हो, जैसे ये वाला था। अभी इसको ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एफ आप डायरेक्शन एफ फोर्स से आप इसको क्या करो, अपनी तरफ खींच रहे हो। अच्छा, ये भी उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो आप अगर देखो तो इन दोनों के बीच, फोर्स वाली और डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन के बीच में एंगल कितने का बन रहा है। आप कहोगे सर दोनों ही लाइनें तो पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में जो थीटा क्रिएट हो रहा है वो जीरो हो रहा है, यानी थीटा बन ही नहीं रहा है। क्योंकि थीटा कब बनता है, जब एक लाइन हॉरिजॉन्टल दूसरी उसे टच करते हो, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, तब एंगल क्रिएट होता है। लेकिन यहां पर तो आपका जो थीटा वो जीरो क्रिएट हो रहा है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप, अच्छा एफ मान लिया कि हमने यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट मान लिया यहां पर आपका हुआ 10 मीटर का हुआ। तो अब आप वर्क का फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए अप्लाई करिए। तो W इज इक्वल टू क्या रखोगे, एफ की वैल्यू कितनी, 20 न्यूटन, एस की वैल्यू कितनी, 10 मीटर, और कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ जीरो। ठीक है, तो 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200 न्यूटन इंटू मीटर, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ऐसे केस में जो आपका वर्क निकल करके आएगा कितना आएगा, 200 जूल का। कितने निकल के आएगा, 200 जूल का। ठीक, और ये सिचुएशन क्या बताती है, ये सिचुएशन बताती है इस केस में वर्क जो होगा वो आपका क्या माना जाएगा, मैक्सिमम वर्क माना जाएगा, मैक्सिमम। ठीक, एक दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। मान लीजिए ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 भी यही बनाते हैं। आप लोगों को दिख रहा है, केस नंबर 2 बनाते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है। इस ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है यानी एस, और फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ। मतलब मान लीजिए कोई आपके पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, उस हैवी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, ऐसे ऊपर की तरफ उठाया और उसको आप लिए चले जा रहे हैं। तो आपका फोर्स कहां की तरफ, ऊपर की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे की तरफ, यानी फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो कहने का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है 90, क्योंकि दोनों ही लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप W का फॉर्मूला यानी वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो मान लो यहां पर आपका, यहां भी आपका फोर्स कितने है, 20 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट यहां भी कितना हो रहा है, मान लीजिए 10 मीटर का है, 10 मीटर का। तो अगर आप यहां पर वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करिए तो क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी, 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना, 10 मीटर। लेकिन जो दोनों के बीच में जो एंगल है, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 90। तो आप यहां क्या करोगे, cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक, तो आप जब यहां 0 पुटअप करोगे तो सारी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो W इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 जूल, यानी कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं माना जाता है। हाँ, हालांकि जो हम लोगों की जो दुनिया होती है, जो सोसाइटी होती है, उसमें तो काम माना जाता है, लेकिन फिजिक्स इसको काम नहीं मानता है, फिजिक्स इसको काम नहीं मानता है। अब मैं आपको वापस लेकर के चलता हूं अर्थ और सन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, अर्थ और सन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक, मान लिया जैसे हमारी यहां पर अर्थ थी, सॉरी, यहां पर मान लिया हमारा क्या है, सन है। सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अर्थ अगर घूम के अपनी सिचुएशन पे वापस आ जाए तब तो उसका वर्क क्या होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए कि आपकी अर्थ का
यहीं तक क्या मूवमेंट बताया जाए कि अर्थ यहां से घूम के यहां आ गई, तब तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट जीरो कहां होगा, क्योंकि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ ही नहीं पाई। तब ऐसे केस में आप उसका जो डिस्प्लेसमेंट आप जीरो नहीं दिखा सकते हो। ऐसे केस में फिर हम फोर्स को क्या करते, अच्छे से पढ़ते हैं। एक बात मुझे बताना, ये सन है, ये हमेशा इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स क्या कर रहा, अप्लाई कर रहा है। ठीक, आप कहोगे हाँ सर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ को एक फोर्स मिल रहा है और अर्थ इसके चारों तरफ क्या कर रही, रिवॉल्व कर रही है। लेकिन एक बात को ध्यान से समझना कि जो अर्थ है, ठीक है, वो अर्थ इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। आप कहोगे कि सर ये सर्कुलर ट्रैक है, मैंने भी कहा हाँ सर्कुलर ट्रैक है, लेकिन आप किताबी बातें अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको एक सर्कुलर ट्रैक दिखाई दे रहा होगा, बट लेकिन एट दिस पॉइंट अगर आप यहां देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आपकी जो अर्थ है उसका क्या कर रहा है, हर समय उसकी जो डायरेक्शन यू है, यानी डायरेक्शन कहां, डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ हो रही, यू। अगर मान लीजिए अर्थ आपकी यहां पर आ जाए तो उसका जो यहां से लगने वाला फोर्स सन की तरफ से तो वही लगेगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट आप देखो कहां की तरफ हो रहा, आगे की तरफ। अगर अर्थ यहां पर आ गई तो अर्थ का डिस्प्लेसमेंट यू आगे की तरफ, फोर्स से वही लग रही है। यहां पर अगर आपकी अर्थ आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ, आगे की तरफ, तो फोर्स ये लग रहा है। तो आप एक चीज देखो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट पहली वाली सिचुएशन को थोड़ा सा भूल जाओ, ठीक, तो आप देखो लगने वाला फोर्स ये, ठीक है, लगने वाला फोर्स ये, लगने वाला फोर्स ये, लगने वाला फोर्स ये, उसके और इसके बीच में जो एंगल हो रहा कितने का हो रहा है, आप कहोगे 90 का। आप कहोगे सर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि जिस दिशा में, जिस तरफ अर्थ जा रही है वो उसका डिस्प्लेसमेंट आगे शो हो रहा है, ठीक। लेकिन अर्थ जो सन की तरफ जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में तब W का फॉर्मूला अगर आप रखते हो तब कितना होगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तब आप डिस्प्लेसमेंट को दोष नहीं देंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर इस पोजीशन के लिए नहीं बना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो तब बना है ना जब अर्थ अपनी जगह से वापस फिर से उसी जगह पे आ जाए, तब आप डिस्प्लेसमेंट जीरो कहोगे। अगर मान लो उसने कहा कि अर्थ ने हाफ रोटेशन किया, अर्थ ने 1/4 रोटेशन किया, अर्थ ने यहीं तक रोटेशन किया, तब आपको अपना वर्क किसके रिगार्डिंग दिखाना है, फोर्स के रिकॉर्डिंग। तब आप कहोगे W इज इक्वल टू F, सन लगा रहा है, S डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन जो दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 90 है। जैसे 90 रखोगे पूरी की पूरा का पूरा जो वर्क होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तब आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अर्थ का हो गया, जैसे आप नहीं करते हो, आप कहीं एक रस्सी में आप एक पत्थर बांध ले तो आप इस तरीके से घुमाते हो, तो मान लो कि यहाँ पर आपकी उंगली है, ठीक है, आप इस तरह से रस्सी बांध के घुमा रहे हो, तो आप सोच के देखो जो आप पत्थर घुमा रहे हो जिस स्ट्रिंग से बांध के, वो पत्थर यहाँ जा रहा है। अगर पत्थर छूट जाए तो पत्थर कहाँ, सीधे ही तो जाएगा। यहाँ पर मान लो पत्थर छूट जाए, पत्थर सीधे, तो आपकी जो उंगली है और ये जो पत्थर, इनके बीच में एक फोर्स लग रही है, ठीक है, वो फोर्स यहाँ की तरफ और ये डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का, ठीक। तब आप यहां कह सकते हो कि इस तरीके से आप समझा सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा वो एंगल ही वर्क को जीरो करने पर मजबूर कर रहा है। तो ये सिचुएशन ये बनती है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है, एक और चीज समझो, आपको ढेर सारे एग्जाम्पल बताए जाते होंगे, ये बताया जाता होगा या आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि एक कुली है, एक कुली अपने सर पे क्या किए, इस तरीके से बोझ लेकर के जा रहा है, ठीक है। एक कुली है, फिगर ठीक ठाक तो नहीं बनेगा, ठीक है। कुली इस तरीके से सर पे बोझ लेकर जाए, मान लो ये आपका लोड है, ठीक, बोझ है, और जब वो कुली इस तरीके से रहा है, यानी ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, जो इसके ऊपर लोड है, ये फोर्स कहां की तरफ डालेगा, ये फोर्स डाल रहा है नीचे की तरफ, ये फोर्स कहां की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। तो ये आपका फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 90 का। तो आप अगर पूछोगे कि उस कुली ने कितना काम किया, उस कुली ने कितना काम किया, तो साइंस कहेगी कि उस कुली ने काम किया जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि जब भी आप मान लो कि उस कुली ने जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर, मान लो वो लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट उसने किया
100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो आप अगर फोर्स का फॉर्मूला वर्क का फॉर्मूला लगाओगे तो W इज इक्वल टू क्या, F इंटू एस इंटू कितना, कॉस ऑफ थीटा। तो F कितना 10 न्यूटन, S कितना 100 मीटर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस मतलब कॉस 90, जैसे कॉस 90 रखोगे पूरा का पूरा जो है वर्क का ये जो आ रहा कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी साइंस कहती है कुली ने कोई काम ही नहीं किया, कुली ने कोई काम नहीं किया, ये साइंस मानती है, ये साइंस मानती है। ठीक, तो साइंस के अकॉर्डिंग इसका काम 0 है, जो अर्थ कर रही है वो काम 0 है। क्यों? क्योंकि जो सन इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो समझो कहां की तरफ लग रहा है, यानी सन की तरफ, और अर्थ कहां जा रही, सीधे जा रही, फोर्स नीचे अर्थ ऊपर। ठीक, तो दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा, उस एंगल से हम जज करेंगे, उस एंगल के थ्रू ही हम बता पाएंगे कि अर्थ ने कितना वर्क किया है। या अगर मान लो जैसे कोई भी सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, सपोज जैसे आपको पता है कि हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, वो है कौन है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून है। तो अगर अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ मून क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो मून अगर घूम रहा है तो अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वो फोर्स क्या कर रहा है, उस मून को क्या है, एक फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से मून क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। तो मून घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक में, लेकिन एट एनी पॉइंट पर आप देखोगे तो मून की कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट होने की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 90 का। तो आप कहोगे W इज इक्वल टू क्या, F इंटू एस इंटू कितना, कॉस ऑफ थीटा। तो F कितना भी हो, S कितना भी हो, लेकिन कॉस ऑफ थीटा कितना हो गया, 90। तो यानी वर्क आपका फिर पूरा निकल के क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई जो मैंने आपको बताई। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा वर्क होता है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब थोड़ा सा आप जान लो, जिस क्वांटिटी के पास केवल से केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्शन ना होने की वजह से, मैग्नीट्यूड होने की वजह से वर्क को किस कैटेगरी में रखा गया है कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए एक जैसे क्वेश्चन आता है आप लोगों के क्लास में, उसने कहा स्टेट, आप मुझे बताइए स्टेट द कंडीशन, वो कंडीशन जब आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आपका वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी स्टेट द कंडीशन व्हेन वर्क इज पॉजिटिव एंड व्हेन वर्क इज निगेटिव। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम थोड़ा सा बात करें पॉजिटिव वर्क के बारे में, आपका फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू क्या, कॉस ऑफ थीटा। अगर आपके थीटा की वैल्यू, अगर आपके थीटा की वैल्यू, यानी थीटा मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, अगर उसके बीच का एंगल कितना हो रहा है, 0, कितना हो रहा है एंगल, 0, तो अगर आप उस थीटा की वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या होगा, F इंटू एस इंटू कितना, कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आपका आएगा W इज इक्वल टू क्या, F इंटू एस आया। ऐसे केस में आप कहोगे कि जो आपका वर्क है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, ऐसे वर्क को क्या बोलते हैं आप, मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं। ठीक, और ऐसे वर्क को क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिव वर्क भी बोलते हैं। कब, जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, आप कह सकते हो फोर्स और डिस्टेंस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ऐसी सिचुएशन, और 0 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम लाइन पे होंगे। फोर्स जिस लाइन में है उसी लाइन में क्या है आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आपका उसी लाइन में हो रहा, तो आप कहेंगे कि आपका ऐसी कंडीशन पे जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आपका कहेगा कि फोर्स आपका, यानी वर्क आपका निगेटिव कब होगा, वर्क आपका निगेटिव कब होगा, तो आप निगेटिव वर्क कैसे कह सकते हो बताओ। अगर मान लो आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर फोर्स इधर लगा रहे हो और आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है या डिस्टेंस, तो दोनों के बीच ये आपकी डिस्टेंस वाली लाइन, ये आपके फोर्स वाली, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का क्रिएट हो रहा, 180 का। अब थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई है, 180 मिल रही है। ठीक है, तो F आपका, S आपका, तो अगर आप यहां पर वर्क का फॉर्मूला लगाओगे तो W इज इक्वल टू F इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो F की वैल्यू कुछ भी होगी,
एफ एस की वैल्यू कुछ भी होगी, लेकिन कॉस की जगह कितना रखोगे 180, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती वो होती माइनस का 1 होती। तो यहाँ -1, तो पूरा का पूरा जो फंक्शन हो गया ये क्या हो गया, एफ इंटू एस आपका माइनस में हो गया। तो यानी इस केस में आपका क्या आएगा, वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और दूसरा आपका वर्क कैसा होगा, मिनिमम वर्क माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन वर्क, तो ये बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन वर्क, वर्क को डिफाइन करिए, तो आप वर्क को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? वर्क जिन दो लोगों को लेकर के अपना फॉर्मूला क्रिएट करा, क्या, एफ इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आप क्या कहेंगे कि अ फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी, यानी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगे, ठीक है, और फोर्स लगने के बाद उसमें क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए या डिस्टेंस हो जाए। तो अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो आप कहोगे कि ब्रिंग्स अबाउट अ डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी और ब्रिंग्स अबाउट अ डिस्प्लेसमेंट, यानी एक बॉडी पर फोर्स लगने से उसके अंदर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, तो ये वर्क की डेफिनेशन बन जाएगी कि वर्क इज सेड टू बी डन, यानी एक वर्क तभी माना जाएगा जब उसके पास फोर्स लग जाए और उसमें क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो इतनी जो सारी बातें थी आपकी किसके लिए थी, वर्क के लिए थी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क को लेकर के अगर आपके पास या आपके दिमाग में इससे ज्यादा अगर कोई सवाल उठता है तो क्या उठ सकता है? वर्क क्या है, ये हो गया। वर्क किन दो लोगों के ऊपर डिपेंड है, ये हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वर्क क्या है, ये हो गया। मैक्सिमम वर्क क्या है, ये हो गया। नेगेटिव वर्क क्या है, ये हो गया। मिनिमम वर्क क्या है, ये हो गया। वर्क किस प्रकार की क्वांटिटी है, ये हो गया। ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर हमने एग्जांपल ले लिया कि वहां पर वर्क 0 कब होगा। ठीक है, हमने पुली के ऊपर उदाहरण ले लिया कि वर्क हमारा 0 कब होगा। तो इससे ज्यादा आपके हाई स्कूल लेवल पर चीजें नहीं बनने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में मैंने वर्क के बारे में बताया आपको, और अगला वीडियो जो होगा वो होगा आपका पावर के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। तो आज का ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इन फिजिक्स क्लास 10th वर्क, पावर एंड एनर्जी के ऊपर। आप इसके बाद जो अगला वीडियो आप देखेंगे वो है आपका पावर एंड एनर्जी के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो पर अगर आपको कुछ सही लगे या कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।